चौधरी इजाज खोखर, गैरत की दीवार। पंजाब के इस दौर अफ्तादा गांव में जहां सूरज की पहली किरण जमीनों पर पड़ती तो दूर दूर तक चौधरी इजाज खोखर की 25 मुरब्बा जमीन सोने की तरह चमकती थी। इजाज खोखर सिर्फ एक जमींदार नहीं था, बल्कि वो इस इलाके का वो शीशम का दरख्त था जिसकी जड़ें गहरी और साया बहुत घना था। इसके दो छोटे भाई जमीनों पर हिल चलाते, पानी का हिसाब रखते और फसल की कटाई देखते, लेकिन इजाज का काम इससे कहीं बड़ा था। वो सफेद पोशी की ढाल था। थाना कचहरी का कोई मामला हो, किसी की पगड़ी अछाली जाए या कोई जमीन दबाने की कोशिश करे, इजाज खोखर की एक धाड़ पूरे जिल में सुनाई देती थी। लेकिन हवेली के अंदर जहां जास्मीन की खुशबू होनी चाहिए थी, वहां हसद की बदबू फैल रही थी। इनकी सगी फूफू, जिसका दिल कीना और बोझ से भरा हुआ था, रोज शाम को चूल्हे के पास बैठकर जहर उगलती। इसका बेटा, जो शहर से पढ़कर आया था मगर नीयत का खोटा था, भी इस खेल में बराबर का शरीक था। फूफू ने एक दिन भाइयों और बूढ़े बाप को इकट्ठा किया और दबी आवाज में कहा, कब तक इस निकम्मे का बोझ उठाओगे? वो देखो, इजाज तो सारा दिन जीप में घूमता है, अफसरों के साथ चाय पीता है, और तुम दोनों यहां धूप में काले हो रहे हो। तुम्हारी कमाई से इसके घर का चूल्हा जलता है और इसकी बीवी रानी बनी फिरती है। अगर ये मर खप जाए या इसे निकाल दिया जाए तो ये 25 मुरब्बा तुम्हारे होंगे। तुम्हारी नस्लें राज करेंगी। फूफू के बेटे ने इलहदगी मैं दोनों भाइयों को पट्टी पढ़ाई। भाइयों, कानून कहता है कि अगर एजाज ना रहा तो सब कुछ तुम्हारा है। सोचो, 12-12 मुरब्बा के तुम अकेले मालिक होगे। कोई पूछने वाला नहीं होगा। बस एक रात की हिम्मत चाहिए, फिर सारी जिंदगी सुकून है। एजाज की बीवी, जो सहन के दूसरे कोने में बर्तन धो रही थी, उसकी समातें तेज थीं। उसने जब दीवार की ओट से ये बातें सुनी तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे महसूस हुआ कि हवेली की दीवारें उसे खा जाएंगी। उसने देखा कि उसके देवरों की आंखों में खून उतर आया था और लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था। काला सांप और बेरहम खामोशी। अगले चंद दिन हवेली में एक अजीब सी खामोशी छाई रही। वो खामोशी जो तूफान से पहले आती है। एजाज को अचानक तेज बुखार हुआ और वो बिस्तर से लग गया। उसे क्या मालूम था कि उसके अपने भाई उसके मरने की दुआएं मांग रहे हैं। उसकी बीवी ने एक खतरनाक मगर ज़हीन चाल चली। एक रात जब सब सहन में मौजूद थे, वो कमरे से चीखती हुई निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर दहशत थी। बचाओ, कोई है जो मैंने सुहाग को बचाए? वो चलाई। बूढ़े बाप ने पूछा, क्या हुआ बहू? वो हाँफते हुए बोली, मैंने अभी अपनी आंखों से देखा। एक काला चमकीला सांप एजाज के मन में घुस गया है जब वो सो रहा था। वो जहर उसके जिस्म में फैल रहा है। ये सुनकर भाइयों के चेहरे पर एक वहशियाना मुस्कुराहट आई। उन्हें लगा कि कुदरत ने उनका काम आसान कर दिया है। उन्होंने सोचा कि अब खून बहाने की जरूरत नहीं, ये जहर खुद ही एजाज को हलाक कर देगा। दिन गुजरते गए, एजाज की हालत बद से बदतर होती गई। उसका वो रोबदार चेहरा जर्द पड़ गया, आंखें धंस गईं और वो हड्डियों का ढांचा बन गया। वो कराहता, पानी मांगता, लेकिन उसके सगे भाइयों ने अस्पताल ले जाना तो दूर, उसे घूंट पानी देना भी गवारा न किया। बूढ़ा बाप और मां, जो फूफू के शहर में थे, भी खामोश तमाशाई बने रहे। जब भी बीवी कहती कि इसे शहर ले चलो, भाई जवाब देते, जिसके जिस्म में सांप घुस जाए उसे कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता। उसे तड़पने दो, उसके गुनाह झड़ रहे हैं। वो गांव जराइम का गढ़ था। वहां के बदमाश, जो एजाज के जलाल से डर कर छुपे रहते थे, अब हवेली के चक्कर काटने लगे थे। उन्हें पता चल गया था कि हवेली का शेर अब दम तोड़ रहा है।
गीदड़ों का रक्स और जिल्लत का बोझ। एजाज की बीमारी को 2 माह बीत गए। अब गांव में यह खबर आम थी कि चौधरी एजाज खोखर अब सिर्फ चंद सांसों का मेहमान है। खौफ का बत टूट चुका था। एक दोपहर जब मंझला भाई मंडी से लौट रहा था तो गांव के एक मामूली मवेशी चोर ने उसका रास्ता रोका। सुना है तुम्हारा बड़ा भाई अब कब्र की तैयारी कर रहा है। चोर ने कहकहा लगाया। भाई ने गुस्से से उसे पीछे हटने को कहा तो उस चोर ने सबके सामने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसकी पगड़ी उछाल दी। ये पगड़ी तुम्हारे भाई के सर पर सजती थी, तुम्हारे जैसे बुजदिलों के सर पर नहीं जो अपने भाई की मौत का इंतजार कर रहे हैं। भाई रोता हुआ घर पहुंचा, मगर अभी तो जिल्लत की शुरुआत थी। अगले दिन फोफो का बेटा और गांव के बदमाशों ने मिलकर हवेली के डेरे पर धावा बोल दिया। उन्होंने कीमती भैंसें और गाय जबरदस्ती खोल ली। जब भाइयों ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें लाठियों से अधमवा कर दिया गया। उनके नए ट्रैक्टर जो एजाज ने बड़ी मेहनत से लिए थे सिरे आम चलाकर ले जाए गए। हद तो तब हुई जब उनके कजनों ने उनकी पक्की हुई फसलों पर ट्रैक्टर चला दिए और जमीन पर कब्जे का ऐलान कर दिया। अब भाइयों को अपनी जान के लाले पड़ गए थे। फूफो जो पहले बड़ी बातें करती थी अब अपने बेटे के साथ मिलकर उनके माल का हिस्सा बटोर रही थी। बाप ने सर पकड़कर कहा, बेटा ये क्या हो गया, हम तो लुट गए। छोटा भाई रोते हुए बोला, जब तक एजाज भाई सलामत थे किसी की जुर्रत ना थी कि हमारी तरफ देखता। आज हम कुत्ते की मौत मर रहे हैं। पुलिस भी हमारी बात नहीं सुनती। वो कहते हैं जाओ एजाज को लेकर आओ। इंतकाम की आग और हड्डियों की कड़कड़ाहट। पूरा खानदान जलीलो ख्वार होकर आखिरकार एजाज की बीवी के सामने झुक गया। वो सब उसके पांव में गिर पड़े। खुदा के लिए कुछ करो, हमें जायदाद नहीं चाहिए, हमें अपना भाई चाहिए। हमें समझ आ गया है कि वो हमारी ढाल था। ये लो सारा पैसा, ये लो जेवर, बस उसे ठीक कर दो। बीवी ने देखा कि इनका गुरूर खाक में मिल चुका है। उसने खुफिया तौर पर जमा की गई ताकतवर अद्वियात और मुकव्वी ग़िज़ाएं जो वो छिपाकर एजाज को देती रही थी, उनका असर अब जाहिर होने वाला था। चंद दिन बाद उसने हवेली में ऐलान किया, मौजज़ा हो गया, सांप निकलकर भाग गया है। मेरे सुहाग की जिंदगी वापस आ गई है। एक सुबह जब सूरज सवा नीजे पर था, हवेली का बड़ा दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। वो लोग जो बाहर खड़े जमीनों की तकसीम की बातें कर रहे थे साकित रह गए। सामने चौधरी एजाज खोखर खड़ा था। अगरचे वो कमजोर था मगर उसकी आंखों में वो ही पुरानी हेबत और इंतकाम की चमक थी। वो सीधा उन कजनों और फूफू के बेटे के डेरे पर पहुंचा जिन्होंने गद्दारी की थी। फजा में तनाव इतना था कि सांस लेना मुश्किल था। एजाज ने बगैर कुछ कहे फूफू के बेटे की गर्दन से उसे दबोचा। तू मेरा हिस्सा बांट रहा था, उसकी आवाज बादल की तरह गरजी। एजाज ने एक भारी लठ उठाई और सबके सामने अपने गद्दार कजनों और फूफू के बेटे की हड्डियां तोड़ दी। उनकी चीखें मीलों दूर तक सुनी गई। उसने उन्हें ऐसी इबरतनाक सजा दी कि वो उम्र भर के लिए माजूर हो गए। फिर उसने उन बदमाशों की बस्ती का रुख किया जिन्होंने मवेशी चोरी किए थे। उसने एक एक करके सबको मुर्गा बनाया और उनकी ऐसी छितरोल की कि वो लोग गांव छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। शाम को जब वो हवेली लौटा तो उसके दोनों भाई हाथ जोड़कर खड़े थे। एजाज ने उनकी तरफ देखा और बस इतना कहा, याद रखना, जमीनें तो गीदड़ भी बांट लेते हैं, लेकिन इज्जत सिर्फ भाइयों के कंधों से मिलती है। आज मैंने तुम्हारी हड्डियां इसलिए नहीं तोड़ी क्योंकि तुम मेरे खून हो, लेकिन अगर दोबारा कभी किसी गैर की बातों में आए तो याद रखना ये एजाज खोखर जिंदा है। फूफू को उसके सामान समेत हवेली से निकाल दिया गया।
गांव को ये सबक मिल गया कि जब तक शेर जिंदा है जंगल पर किसी गीदड़ की हुकूमत नहीं चल सकती। नतीजा, खानदान की असल ताकत मालो दौलत में नहीं बल्कि इत्तेहाद में होती है। एक बड़ा भाई सिर्फ रोटी का जामिन नहीं बल्कि वो पूरे कबीले की बका की आखिरी लकीर होता है।